हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे फार्माकोलॉजी। हमारा 14 लेक्चर होने वाला है जीपेट प्रो सीरीज का। बच्चों, अगर आप आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो तो इससे पहले के जो 13 लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हुए हैं उनको देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बच्चों, वहां जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके डाउट्स के लिए, नोट्स के लिए और प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है अलग से, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लीजिए है। तो वहां सब कुछ फ्री है, यूट्यूब पे भी फ्री है, कोई भी पेड नहीं है हमारा, कोई भी सीरीज पेड नहीं है। जीपेड के लिए सब कुछ फ्री है। जो भी आपकी डिमांड है वो सभी डिमांड्स पूरी होगी। 80 डेज का हमारा चैलेंज है, इसमें आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी हम करवा के रहेंगे। उसके लिए आप लोगों को हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे साथ मिलके चलना पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा, उस टाइप से आपको स्टडी करनी पड़ेगी बच्चा। चलिए, आज का हमारा फार्माकोलॉजी का टॉपिक है एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके अंडर जो भी टॉपिक्स आते हैं ना, हमारे जो भी ड्रग्स, मेडिसिन आती हैं, एजेंट्स आते हैं, उन सभी की डिटेल स्टडी इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं बच्चों। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रेगुलर बेसिस पे डेली 8:30 बजे रात को वीडियो हमारी अपलोड हो रही है। कुछ दिनों में हमारे लाइव लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन के। तो एक बार जुड़ जाइए आप हमारे साथ, सब कुछ आपको यहीं इसी चैनल पे मिल जाएगा। चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है ड्रग फॉर डायबिटीज। देखिए, जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेसिकली 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब इन दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर? डायबिटीज के अंदर, डायबिटीज के ट्रीटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसुलिन की। तो इंसुलिन बेसिकली आप सभी जानते हैं कि पेनक्रियाज की बीटा सेल के जो लैंगरहैंस होते हैं ना, उनसे रिलीज होते हैं बेसिकली। इतना डीपली नहीं जाएंगे, तो आपको बेसिक पता होगा। वैसे तो बात करते हैं टाइप ऑफ इंसुलिन की। तो बेसिकली अपॉन, मतलब इनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग इनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया बच्चों। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, सेकंड है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन। ये प्रिपरेशंस आती है, मेडिसिन आती हैं इंसुलिन के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए बेसिकली। तो रैपिड एक्टिंग का एग्जांपल है लिस्प्रो एस्पार्ट। 2 टाइप के इंसुलिन आते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 15 मिनट होता है, बहुत कम होता है। पीक टाइम इनका होता है 1 to 2 आवर, ये पीक टाइम है इनका। बाकी ड्यूरेशन होता है इनका बहुत ही कम, 3 से 4 आवर। रैपिड एक्टिंग है, बस इनका है कि फास्ट एक्शन शो करेंगे ये बॉडी के अंदर। शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में क्या है कि जो रेगुलर इंसुलिन यूज करते हैं उसको शॉर्ट एक्टिंग बोलेंगे। बेसिकली इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन 3 to 60 मिनट होता है और पीक टाइम 2 to 3 आवर्स तक होता है। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो रैपिड एक्टिंग से ज्यादा होता है, 6 to 8 आवर तक ये चल जाता है बेसिकली। अब देखते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग, बेसिकली एनपीएच इंसुलिन भी बोलते हैं इसको। इसका ऑनसेट होता है 2 to 4 आवर, पीक टाइम होता है इसका 6 to 10 आवर, लेकिन जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 10 to 16। सबसे ज्यादा जो लंबे टाइम तक चलेगा वो होगा इंसुलिन लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन। सो बेसिकली 24 आवर्स तक इसका एक्शन रहेगा बॉडी के अंदर। मतलब कि एक बार आपने ले लिया इसका इंजेक्शन तो 24 आवर तक आपको लेने की जरूरत नहीं है, इतने टाइम तक ये अच्छे से चल जाएगा। तो बेसिकली ग्लार्जिन है, डेटेमियर है, ये 2 एग्जांपल्स हैं इंसुलिन के जो बेसिकली लॉन्गर एक्टिंग आते हैं। 24 आवर इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 to 2 आवर्स होता है, कोई पीक टाइम नहीं है इनका, ये प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ इंसुलिन बच्चों। तो ये इनके पूछ सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपको पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है। इंडिकेशंस बेसिकली कब यूज करते हैं बच्चों, टाइप फर्स्ट और टाइप, देखिए जब ओरल मेडिसिन हमारी काम नहीं करती है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, तब इंसुलिन की तरफ जाना पड़ता है पेशेंट को, या फिर ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में ही इंसुलिन की तरफ
इंसुलिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू, बाकी मेडिसिन से अगर काम चल रहा है तो ऐसा नहीं है। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस वेयर ओरल ड्रग फेल, दोनों के लिए यूज करते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, बेसिकली इनके अंदर इसका यूज किया जाता है टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड के अंदर, जब मेडिसिन काम करना बंद कर देती है। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट जो एडवर्स इफेक्ट होने वाला है ना डायबिटीज की ड्रग से, वो होगा हाइपोग्लाइसेमिया। देखिए ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए हम मेडिसिन का यूज कर रहे हैं बच्चों, तो अब कम करने के लिए कर रहे हैं तो वो कम होगा ही, तो इससे क्या चांसेस, अगर थोड़ी सी भी डोज ज्यादा हो गई तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये होने वाली है जो भी मेडिसिन होगी डायबिटीज। वेट गेन हो सकता है, लिपिडोस्ट्रोफी और इंसुलिन रेसिस्टेंट हो सकता है बेसिकली। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो ओरली यूज मेडिसिन हैं वो कौन कौन सी हैं डायबिटीज के लिए? तो देखिए सबसे पहली जो क्लास है बाइगुआनाइड्स। बाइगुआनाइड्स में मेटफॉर्मिन इसका एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा इसका नाम। सबसे ज्यादा मेटफॉर्मिन का यूज किया जाता है एक नॉर्मल ब्लड शुगर के अंदर। नॉर्मल ब्लड शुगर को इजीली ठीक करता है, लेवल में लाता है, मेंटेन करता है कौन, मेटफॉर्मिन। मैकेनिज्म क्या है इसके? बेसिकली इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है ना लीवर से, उसको कम करने का काम करता है और इंक्रीज करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को। देखिए इंसुलिन की सेंसिटिविटी होगी तो इजीली वो भी अपना काम करेगा और लीवर से भी ग्लूकोज नहीं आ रहा तो मेंटेन हो जाएगा। ये काम है मेटफॉर्मिन का। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, जीआई डिस्ट्रेस हो सकता है। सॉरी, ये कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें कर सकता है? बेसिकली रीनल एम्पायरमेंट और लीवर डिजीज, इन दोनों के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेट कर सकता है मेनमॉर्फिन, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है किसी वजह अदर डिजीज के अंदर। सल्फोनिल यूरियस, इस क्लास की ड्रग बेसिकली जैसे ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिम्प्राइड, सबसे ज्यादा ग्लिपिजाइड ग्लिम्प्राइड का यूज होता है। बेसिकली ग्लिम्प्राइड को मेटफॉर्मिन के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन आता है, सिंगल भी इसका यूज करते हैं। ये कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म है इसका? जो सल्फोनिल यूरियस ड्रग्स क्लास की ड्रग होती है उनका स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन रिलीज को, पेनक्रियाज से इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं, क्या करके, ब्लॉक कर देते हैं सोडियम चैनल को इन बीटा सेल। जो बीटा सेल्स होती है ना पेनक्रियाज की, उनके अंदर पोटेशियम चैनल को ये ब्लॉक करके इंसुलिन की जो रिलीजिंग है, इंसुलिन रिलीज है, उसको स्टिमुलेट करेंगे, जिससे इंसुलिन का रिलीज होगा और वो इजीली ग्लूकोज को रेगुलेट करेंगे। एडवर्स इफेक्ट मैंने बताया आपको, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, कॉमन है ये। चलिए आगे कौन सी क्लास है? मैग्लिटिनाइड्स। मैग्लिटिनाइड्स जो क्लास है उसकी ड्रग्स भी बेसिकली डायबिटीज को ठीक करने के लिए यूज में ली जाती है, जैसे रेपाग्लिनाइड है, नेटिग्लिनाइड है, एग्जांपल्स हैं, ये याद करनी है बच्चों आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं मैग्लिटिनाइड्स? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन सेक्रेटोगोगस, बेसिकली इंसुलिन को रिलीज कराने का ही काम है इनका, लेकिन ये थोड़े टाइम तक ही करते हैं, लॉन्ग टर्म तक इनका यूज नहीं कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। थायोजोलिडिन डायोन्स, थायोजोलिडिन डायोन्स क्या एग्जांपल है इनका? पियाग्लिटाजोन, रोजिग्लिटाजोन, पियोग्लिटाजोन और रोजिग्लिटाजोन इसका एग्जांपल है। किस मैकेनिज्म के काम करता है? पीपीएआर गामा एगोनिस्ट, जो पीपीएआर गामा रिसेप्टर है ना उस पे जाके बाइंड होती है ड्रग्स। पियोग्लिटाजोन और रोजिग्लिटाजोन इंक्रीज करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों हमारे शरीर में डायबिटीज कब होती है? या तो इंसुलिन का सिक्रेशन कंप्लीटली बंद हो जाए, या फिर जो इंसुलिन रिलीज तो हो रहा है लेकिन वो काम करना बंद कर दे, दो ही कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन में डायबिटीज होगी, क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? वेट गेन हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। ये कुछ एडवर्स इफेक्ट है थायोजोलिडिन डायोन्स के। DPP4 इनिबिटर, जो DPP4 रिसेप्टर है उसको इनिबिट करने वाली कौन सी ड्रग है? सीटाग्लिप्टिन,
विल्डाग्लिप्टिन और सेक्साग्लिप्टिन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो DPP-4 इनहिबिटर हैं। इनका भी काफी यूजेस हो रहा है आज के टाइम में, काफी पेशेंट्स हैं इसके भी। तो देखिए, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को। मैकेनिज्म देखिए इसका, प्रोलोंग एक्शन ऑफ इनक्रेटिन हार्मोन्स, जो इनक्रेटिन हार्मोन है उसका एक्शन को प्रोलोंग करते हैं, बढ़ाते हैं उसके एक्शन को। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, नासोफेरिंगाइटिस हो सकता है, पेनक्रियाइटिस हो सकता है, ये कुछ एडवर्स इफेक्ट। देखिए बच्चों, अब जो एडवर्स इफेक्ट है ना, आप ये मत सोच लेना कि सभी ड्रग के मैंने एडवर्स इफेक्ट आपको बताए तो वो एडवर्स इफेक्ट सभी पेशेंट के अंदर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। बहुत कम केसेस में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एडवर्स ड्रग इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें। तो ये टेंशन वाली बात नहीं है, ये काफी स्टडी रिसर्च के बाद अब बताना जरूरी है कि क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज का पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। SGLT2 इनहिबिटर, ये भी एक रिसेप्टर है, इसको इनहिबिट करने वाली ड्रग है। केनाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये फ्लोजिन क्लास की जो ड्रग है वो बेसिकली SGLT2 रिसेप्टर को इस पे काम करती है। मैकेनिज्म क्या है, इंक्रीज रीनल ग्लूकोज एक्सक्रिएशन, मतलब ये रीनल पे काम करेगी और जो ग्लूकोज का एक्सक्रिएशन है ना उसको बढ़ाएगी, जिससे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा। अब इस चीज से क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएंगे, क्योंकि उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस कर देगी बॉडी के अंदर से नीरल। तो ये एडवर्स इफेक्ट है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकता है। GLP फर्स्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट, GLP फर्स्ट रिसेप्टर पे कौन सी ड्रग काम करती है बच्चों, एक्सेनाटाइड और लीराग्लूटाइड, ये दो ड्रग्स हैं बेसिकली। देखिए जितनी भी ड्रग्स है ना बच्चों फार्माकोलॉजी के अंदर, वो सभी ड्रग्स आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फार्माकोलॉजी 28 क्वेश्चन आने वाले हैं फार्माकोलॉजी की। देखिए बच्चों, अगर आपने 125 के अंदर से अगर 60 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दिए ना, 60 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी अच्छी रैंक पे। आप सभी अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, जो हाईएस्ट मार्क्स भी आते हैं ना जीपेट के अंदर, वो 250, 265, 300 से ऊपर नहीं आते हैं किसी भी बच्चे के, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो 125 या 100 क्वेश्चन भी करेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर माइनस मार्किंग है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं ना उतने ही करना है, वही बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा जीपेट को। जितने क्वेश्चन उसको आते हैं वही अटेम्प्ट करेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। अगर आपने गलती से भी 10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर दिए ना बच्चों, तो आपका क्वालिफाई होना मुश्किल हो जाएगा, भूल जाना आप उस चीज को। तो उस चीज के लिए क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस करनी है। टाइम लेके बैठिए आप, फिक्स टाइम, उसके अकॉर्डिंग पेपर को सोल्व कीजिए, और जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिससे आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, और एग्जाम के अंदर ये गलती आप फिर से नहीं करेंगे। तो बच्चों ये टिप्स आपके लिए, इसको जरूर फॉलो करना, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगी जीपेट एग्जाम के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। बेसिकली जो GLP-1 रिसेप्टर है वो मैकेनिज्म क्या होता है इनका बच्चों, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, डिले करते हैं गैस्ट्रिक एम्पिटी को, जिससे कि इंसुलिन का एक्सक्रिएशन नहीं हो पाता, तो इंसुलिन बॉडी के अंदर रिटेन रहता है, तो वो ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, नोजिया एंड पैनक्रियाइटिस। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम थायराइड ड्रग्स पे। जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, उसके ऊपर कौन सी ड्रग्स काम करती हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं बच्चा। तो सबसे पहले देखिए, दो ही कंडीशन होती है थायराइड के अंदर, या तो हाइपरथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब आप सभी जानते हैं, कम और ज्यादा। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड लेवल को कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, कौन सी मेडिसिन का यूज होता है। तो बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस होगी लीवोथायरोक्सिन, जो T4 होता है ना, बेसिकली थायराइड ग्लैंड से T4 और T3 दो
हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो लियोथायरोक्सिन जो होता है ना उसका यूज किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन को बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म होती है, जो T4 होता है वो T3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर जाके, एक्टिवेट थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, जिससे क्या होगा, T3 क्या करेगा, जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स है उनको एक्टिवेट करेगा और हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो रिलीज होगा। ऐसे काम होगा जिससे क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म की जो प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाएगी, मिक्सोडेमा या कोमा जैसी प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाएगी। इसी कंडीशन में बेसिकली इनका यूज करते हैं लियोथायरोक्सिन का। एडवर्स इफेक्ट, हाइपरथायरॉयडिज्म लाइक सिम्टम्स जैसे क्या हो सकते हैं, टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया क्या क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया आपने सुना है ना, टेकिकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ जाएगी। वेट लॉस हो सकता है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, ये कुछ कंडीशन है। जैसे थायराइड के पेशेंट को बेसिकली ट्रेमर्स नॉर्मल होते हैं, आते रहते हैं जब भी अगर मेडिसिन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है बॉडी के अंदर, तो रेगुलर मेडिसिन रखनी होती है थायराइड पेशेंट को। तो ये कुछ डायग्राम है, इसको देख लीजिए। इसमें थायराइड ग्लैंड है हमारी, जिसमें कैरिकोइड कार्टिलेज है, लेफ्ट पैराथायराइड ग्लैंड है ये। तो इतनी ज़्यादा नहीं जाना आपको, थ्योरी एग्जाम नहीं देना आपको, क्वेश्चन अटेंड करने हैं बच्चों। चलिए, हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर थायराइड का लेवल बढ़ गया है तो उसके लिए कौन से ड्रग्स यूज करेंगे उसको कम करने के लिए। फर्स्ट क्लास है थायोएमाइड्स। थायोएमाइड्स का एग्जांपल देखिए, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मिथिमाजोल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मिथिमाजोल ये थायोएमाइड्स के एग्जांपल हैं। बेसिकली कैसे काम करेंगे बच्चों ये, इनिबिट थायराइड प्रोक्सीडेज, जो थायराइड प्रोक्सीडेज है उसको ये इनिबिट करेंगे और ब्लॉक करेंगे T3 एंड T4 के सिंथेसिस को। T3 और T4 ही तो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन है जिनको ब्लॉक कर देंगे, जिससे उनका लेवल नहीं बढ़ पाएगा, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम इजीली ठीक हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। बेसिकली जो थायोएमाइड्स होते हैं ना वो लीवर के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। चलिए आगे है सेकंड, आयोडाइड्स। आयोडाइड्स में बेसिकली लूजेलोल आयोडीन का यूज किया जाता है और पोटेशियम आयोडाइड का यूज किया जाता है। क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं थायराइड हार्मोन के रिलीज को, ये भी क्या करेंगे, थायराइड हार्मोन के रिलीज को ब्लॉक कर देंगे। इंडिकेट प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर थायराइडोकटोमी, मतलब जैसे किसी पेशेंट के अंदर थायराइड का बहुत ही ज्यादा रिलीज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो उसमें जैसे थायराइड जो ग्लैंड है उसको ही हटा देते हैं, उसको वहां से अपनी जगह से हटा देते हैं, उसका काम खत्म कर देते हैं। तो उस कंडीशन से पहले प्री ऑपरेटिव जो ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर आयोडाइड्स का यूज किया जाता है, जैसे लूजोलोल आयोडीन है, पोटेशियम आयोडाइड है, इसका यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, आयोडिज्म हो सकता है, ये आयोडाइड्स के एडवर्स इफेक्ट। चलिए आगे है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव बेसिकली थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए किए जाते हैं। बेसिकली थायराइड ग्लैंड को अगर हटाना है, खत्म करना है ना, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज किया जाता है बच्चों। मैकेनिज्म है डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। इंडिकेशन क्या है, ग्रेविस डिजीज, जैसे ग्रेविस डिजीज है, थायराइड कैंसर वगैरह आ रहा है, तो उस कंडीशन में थायराइड आयोडाइड्स का यूज किया जाएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेट बेसिकली प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर इसका यूज नहीं कर सकते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेट कर सकता है। बीटा ब्लॉकर, बेसिकली ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे टेकिकार्डिया है, ट्रेमर्स है, उसको कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोपानोलोल, अटेनोलोल जैसे जो ड्रग है उनका यूज कर सकते हैं, बेसिकली सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड देयर क्लिनिकल यूजेस। बेसिकली बच्चों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स 2 टाइप्स के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो उन दोनों के बारे में देखते हैं। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनका एग्जांपल है बेसिकली हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन। इनके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं तो आपने यूज किया होगा इसको, क्योंकि आप सभी जानते हैं स्टेरॉइड का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होता है। स्टेरॉइड क्या करते हैं, जैसे आपने कोई मेडिसिन ली, अगर उसका फास्ट एक्शन आपको चाहिए तो स्टेरॉइड उसके साथ दिया जाता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर आप लंबे टाइम तक स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है बच्चों। तो इस चीज से बचना है कि बहुत कम, मतलब जब जरूरत हो, सबसे ज्यादा जरूरत हो, ज्यादा कंडीशन खराब हो गई हो, तभी स्टेरॉइड का यूज करना चाहिए। तो इससे काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एडवर्स इफेक्ट में देखिए ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, कुशिंग सिंड्रोम हो सकते हैं। ये एडवर्स इफेक्ट है किसके, हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स। तो ये एग्जांपल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोन और डेक्सामेथासोन।
मैकेनिज्म बेसिकली क्या कैसे काम करते हैं, बाइंड टू ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करके काम करते हैं। क्या एक्शन होगा इनका, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होगा और इम्यूनो सप्रेसिव, इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देते हैं, जिससे वो जो ड्रग है वो अच्छे से काम करती है। इंडिकेशन बेसिकली अस्थमा के अंदर यूज करते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर, एड्रिनल इंसफिशिएंसी, इन कंडीशंस में इसका बेसिकली यूजेस किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट मैंने बता दिया आपको, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन, कुशिंग सिंड्रोम। चलिए अब बात करते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स की। तो बेसिकली एग्जांपल है इसका फ्लूड्रोकोर्टिसोन। मिनरलोकोर्टिकोइड्स का एग्जांपल है फ्लूड्रोकोर्टिसोन। मैकेनिज्म क्या है, ये बेसिकली सोडियम को रिटेन करेगा। देखिए हमारी बॉडी के अंदर अगर सोडियम रिटेन हो रहा ना बच्चों, तो क्या होगा, एक ही कंडीशन होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा। जितने ज्यादा सोडियम आयन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे ना, तो कुछ लोग बोलते हैं जैसे नमक ज्यादा खाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी उनको होने लग जाती है। तो नमक का एक लिमिटेड मात्रा में ही, साल्ट जो होता है उसका लिमिटेड मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। पोटेशियम एक्सक्रिएशन, और पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रिएट करेगा, जिससे पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। तो दो कंडीशन इसके अंदर बनती है, एडिशन डिजीज के अंदर यूज करते हैं, और हाइपोटेंशन मतलब कि जो ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उस कंडीशन में अगर NaCl का कोई भी लिक्विड आप दे देंगे तो इजीली वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, एडेमा हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और हाइपोकैलेसीमिया हो सकता है, मतलब हाइपो मतलब कमी हो सकती है पोटेशियम आयंस की। तो ये है मिनरलोकोर्टिकोइड्स। ये भी जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का यूज होता है वैसे इनका यूज किया जाता है। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। ड्रग फॉर ऑस्टियोपोरोसिस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जिसमें धीरे धीरे जो हमारी बोन्स हैं वो डिग्रेड होने लग जाती है, बोन के टिश्यूज हैं वो कमजोर होने लग जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बेसिकली कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, तो फर्स्ट क्लास है बिसफोस्फोनेट्स। बिसफोस्फोनेट क्लास की ड्रग को यूज किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। तो फर्स्ट एग्जांपल्स हैं इनके एलेंड्रोनेट, राइजड्रोनेट और जोलेड्रोनेट। ये तीन ड्रग्स हैं। बेसिकली कैसे काम करती है, इनहिबिट करती है ऑस्टियोक्लास्ट मीडिएटेड बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन को कम करने का काम करेंगे। बोन रिजॉर्प्शन मतलब जो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं ना बोन्स के अंदर, उस चीज को कम करने का काम करेंगे। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, इसोफेगाइटिस हो सकता है, जो ऑस्टियोनेक्रोसिस होता है, जो की बोन होती है ना उसमें ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकता है। तो ये है बिसफोस्फोनेट। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, बेसिकली ये भी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली एग्जांपल है इसका रेलॉक्सिफेन, एक ही एग्जांपल है रेलॉक्सिफेन, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। कैसे काम करेगा, एस्ट्रोजन एगोनिस्ट है इन बोन के अंदर। बोन के अंदर जो एस्ट्रोजन है उसको एगोनिस्ट करेगा, उसके जैसे ये बिहेव करेगा। एंटागोनिस्ट इन ब्रेस्ट एंड यूट्रस, अगर ब्रेस्ट एंड यूट्रस है तो उसमें एंटागोनिस्ट काम करेगा रोलेक्सिफेन। एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेनोसुमेब जो ड्रग है बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है। बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है जो ऑस्टियोपोरोसिस में यूज होती है। इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, मतलब कि कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है, सॉरी कम हो सकता है, जिससे वो ये इन्फेक्शन हो सकता है। और कैल्सिटोनिन बेसिकली ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ऑस्टियोक्लास्ट को। जो ब्रेकडाउन्स वगैरह हो रहे हैं, डैमेज हो रहा है, उसको कम करने का काम करेगा, रिपेयर का काम करेगा, रिड्यूस बोन रिजॉर्प्शन को भी ये कम करेगा। बेसिकली पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस और पेगेट डिजीज, बेसिकली इसके अंदर बेसिकली इनका यूज किया जाता है। ट्राइपेराटाइड बेसिकली पीटीएच एनालॉग का यूज होता है, बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को और इंडिकेट करते सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बेसिकली ट्राइपेराटाइड का यूज किया जाता है। इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट हाइपरकैलेसीमिया हो सकता है, मतलब कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो सकती है, रिस्क ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा, एक टाइप का कैंसर ही होता है। चलिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखिए हार्मोन बेसिकली जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टिन है, बेसिकली उनका ही यूज किया जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर। इंडिकेशन बेसिकली मेनोपॉजल सिम्टम्स, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हार्मोन्स को दिया जाता है। बेसिकली एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, बेसिकली हार्मोन रिप्लेसमेंट से।
क्योंकि ऐसे हमारी बॉडी हर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है बच्चों। कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप पागल नहीं बना सकते हैं बॉडी को। देखिए, कोई भी बाहर से हम कोई चीजें ले, जैसे ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट किया जाता है ना बच्चों, तो उसके लिए अलग से, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, उसको पागल बनाने के लिए अलग से मेडिसिन लेनी पड़ती है। कब तक आप पागल बनाओगे किसी चीज को? तो वही है, वैसे ही ऑर्गन्स को एक्सेप्ट करवाया जाता है जबरदस्ती। हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन जबरदस्ती करवाया जाता है। तो कब तक करवा दोगे आप जबरदस्ती? तो वही चीज है। हाँ, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का लेक्चर। अगर कोई दिक्कत आई आपको इसमें तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर, कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते। मैंने बोल बोल के थक गया बच्चों आपको कि कमेंट करो, कोई भी डाउट आपके कमेंट करो, हमसे बात करो, तभी तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तभी तो आप अच्छे नंबर ला पाओगे जीपेट के अंदर। लेकिन पता नहीं आप किस चीज में खोए हुए हो, कमेंट तो करते ही नहीं हो, क्योंकि मुझे लगता है आपको सब समझ में आ रहा है। अच्छी बात है बच्चा, समझ में आना चाहिए। तो कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।